ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 अपन देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे बोला गया है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of sodium hydroxide, 2.8 liter of oxygen at NTP was liberated at the anode. How much hydrogen was liberated at the cathode? ठीक है, तो NaOH की यहाँ पे रिएक्शन आपको दे रखी है। यस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑब्वियसली बच्चों एक्वस मीडियम होगा, और इसका अपन कराने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि एक तरीके से आपकी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ना। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपन ने यहाँ पे इस तरीके से, इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं बोला गया है, तो अपन यहाँ बच्चों यूज करेंगे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड या कार्बन के इलेक्ट्रोड अपन यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट वगैरह के, और बाहर से अपन एक बैटरी लगा देते हैं और उसको अपन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड से अटैच करा देंगे, और इसके अंदर अपन बच्चों फिल कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब उस केस में ध्यान देना है कि इसके पास कितने OH माइनस आयन होंगे और कितने सोडियम प्लस होंगे, बाकी और आयंस कौन कौन से होंगे। तो जब ये एक्वस मीडियम है तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम प्लस आयन मिलेगा, और इसके साथ में एक कैटाइन और मिलेगा। अपन कैटाइन लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो सोडियम प्लस और वाटर मॉलिक्यूल एक साइड लिख लो, ये वाला पार्ट, और दूसरी साइड अपन लिखेंगे वही OH माइनस आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपन कंपेरिजन बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो नाउ डिसाइड कि सोडियम प्लस और वाटर मॉलिक्यूल्स में से उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन आता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, और दूसरी बात ये भी समझ में आता है कि जो कैटायंस हैं बच्चों वो डिपोजिट किस पे होंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड पे, और जो एनायन है नेगेटिव चार्ज वाले जैसे OH माइनस आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे आपके एनोड के ऊपर। ठीक है, तो नाउ कम्स की सोडियम प्लस और H2 में उस ECS में नीचे कौन आता है। तो पता है कि सोडियम जो है वो काफी आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, रिएक्टिव होता है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो सोडियम काफी ऊपर आता है ना। और हमने जो सीरीज बच्चों बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें सोडियम काफी ऊपर था, और रिएक्टिव मेटल्स ऊपर ही आते हैं, एल्किली मेटल, सेकंड अर्थ मेटल। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में नीचे आता है, जो नीचे आता है उसका डिपोजिशन पहले होगा। इसका मतलब कैथोड पे डिपोजिशन बिल्कुल सही। तो कैथोड पे डिपोजिशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। यस, वाटर मॉलिक्यूल का डिपोजिशन करेंगे अपन, और आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल अगर बच्चों कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल के पास होगा वो H2 गैस में कन्वर्ट होगा, बाकी OH माइनस आयन आपको मिलेगा। बट यही प्रोसेस में अगर मान के चलो वाटर मॉलिक्यूल्स कोई नया नया क्वेश्चन आ गया, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों सपोज एनोड पर अगर डिपोजिट होगा, तो उस केस में H प्लस आयन में कोई चेंज नहीं होता, वो H प्लस आयन वैसे रहता है, OH माइनस आयन O2 गैस में चेंज होता है। ठीक है, ये भी अपने क्लास में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय। ठीक है, तो एनोड पे अगर वाटर मॉलिक्यूल डिपोजिट होगा तो उसमें सिर्फ OH माइनस आयन O2 गैस में जाएगा, H प्लस आयन में नो चेंज। बट कैथोड पे डिपोजिशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आयन H2 गैस में जाएगा, बाकी आपका OH माइनस आयन यहाँ पे इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। बाकी इसकी बैलेंसिंग है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, तो बैलेंसिंग करके देख सकते हैं। बैलेंसिंग करेंगे चलो बाद में। नेक्स्ट, अब ये तो होगा कैथोड की डिपोजिशन, नाउ कम्स एनोड। तो एनोड पे डिपोजिशन कैसे होगा, तो एनोड मुझे बताओ इस OH माइनस आयन वाटर में नीचे कौन आता है। तो OH माइनस आयन वाटर में डेफिनेटली OH माइनस आयन नीचे आता है। वो आपको सीरीज मैंने कहा था कि बच्चों वो सीरीज ना आपको याद रखनी है। वो सीरीज जो जिनको याद रहेगी तो वो क्वेश्चन ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो मेमोराइज करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो OH माइनस आयन होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस आयन। यस, कन्वर्ट किस में होता है, O2 गैस में होता है, बिल्कुल सही। और प्लस बच्चों यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, बाकी उसका फॉर्मेशन। पूरी बैलेंसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, बिकॉज बैलेंसिंग में ये 4 आएगा। और कैथोड पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4H2O, देन इसके साथ एडिशन होगा आपका वाटर के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स का, और ये कन्वर्ट होगा आपका 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ, देन आपका 4 OH माइनस आया। ये कुछ बैलेंसिंग अपन ने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये बड़ी स्टैंडर्ड सी रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में देखो, अगर आप ओवरऑल देखते हो तो क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे तो हाउ मच हाइड्रोजन वर लिबरेटेड एट कैथोड। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो क्या करें फर्स्ट और सेकेंड में, तो इसमें दो गैसेस बन रही हैं, एक तो गैस प्रोडक्ट में H2 गैस बन रहा है, एक O2 गैस बन रहा है। ठीक है,
तो H2 और O2 गैस जो बन रही है उनका रेशियो कितना है वो बता सकते हो आप। H2 गैस का रेशियो कितना है, तो H2 और O2 गैस का जो रेशियो आएगा दिस इज दी 2:1। ठीक है, 2:1 में आपको यहाँ पे बीकर के अंदर फाइनली मिलेगी देखने को। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेट हो रही है बच्चों वो ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन गैस हो रही है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में इसी केमिकल रिएक्शन में इसी बीकर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में ट्वाइस हो रही है, मतलब डबल डबल आपकी प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो 1 लीटर हो रहा है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस, तो H2 गैस आपकी 2 लीटर प्रोड्यूस होगी। तो फिर वॉल्यूम O2 कितना होगा? और क्वेश्चन में उसने दिया भी है, देखो, इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एनटीपी इज लिबरेटेड, है ना, तो वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना हो क्वेश्चन में गिवन है 2.8 लीटर एट एसटीपी लिखा है ना। तो फिर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना हो जाएगा बेटा, 2.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 के साथ, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, दिस इज 5.6 लीटर, दिस इज द आंसर। तो 5.6 इन लोगों ने आंसर किया, वो बिल्कुल सही है। मतलब देखो क्वेश्चंस बड़ा ट्रिकी है, और आपको पता है कि क्वेश्चन बिल्कुल तो इजी आने वाले नहीं है, बिल्कुल थिंक करने वाले आएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए थिंकिंग वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट सोचने का तरीका मैं यहीं से चेंज करूंगा आपका। अगर हम क्वेश्चंस अच्छे करेंगे, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस एडवांस में आने वाले हैं तो डेफिनेटली आप ब्रेक करके आओगे। ठीक है, और आज मैंने ग्रुप पे भी डाला था, देखा होगा आपने कि नीट के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो भी PCMB बैच के होते हैं। तो ऑब्वियसली कभी JEE के स्टूडेंट तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, है ना। आंसर की ऑफिशियली आ गई आई थिंक, तो उसको वो चेक करके मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है, तो केमिस्ट्री का स्कोर देखना टॉप पे रहेगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो जब अपन इतने अच्छे लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो यार एग्जाम में तो बहुत लो लेवल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया। ठीक है, कैथोड पे डिपॉजिट कौन हुआ, क्या रिएक्शन हुई, एनोड पे डिपोजिशन किसका हुआ, नेक्स्ट आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग और पता चल गया कि H2 और O2 का क्या रेशियो है। अगर O2 1 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है या 1 लीटर प्रोड्यूस, तो H2 कितना 2। और क्वेश्चंस में गिवन है कि ऑक्सीजन गैस 2.8 लीटर प्रोड्यूस हो रही थी, तो H2 गैस कितना उसका ट्वाइस, तो आंसर विल बी 5.6। ये क्लियर हुआ सभी को? यस, बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की अपन बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लास्ट में थोड़ा सा बच्चों बोला था, देखो यहाँ पे भी उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी थी, और मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको बताया भी था कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने बच्चों बोला था कि यहाँ पे मिस्टेक थी, कैलकुलेट यूजिंग एप्रोप्रिएट मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था। ये था आपका लैम्डा इन्फिनिटी था आई थिंक, और वो दे रखा था आपका HOAC के बारे में। और HOAC क्या होता है? HOAC होता है आपका एसिटिक एसिड एक्चुअली में। ठीक है ना, तो AC का मतलब मैंने क्लास में आपको बताया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराया था, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है ये कैसे निकलेगा। चलो बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बोलो जल्दी से। क्या आएगा आंसर? तो किसी किसी को आपको ऐड करना है, या फिर रिएक्शन लिख लो, बैलेंसिंग रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, देन उसके बाद ओके। इसमें कुछ बातें यूजलेस भी दे रखी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी, वो दे रखी होंगी कंफ्यूज करने के लिए। उसने बोला भी कि अप्रोप्रिएट आपको यूज करना है, सारे के सारे यूज नहीं करने हैं, जो जरूरी है वो यूज करो, और HOAC का आंसर निकालो एसिटिक एसिड का। तो अपन लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड CH3C OOH इट इज इक्वल टू, क्या लिखें बोलो बच्चों? तो मुझे चाहिए ये, तो इसके चाहने के लिए मुझे, हाँ 396 मैं देखता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे होगा इन्फिनिटी, जो सॉल्ट दे रखा है NaOAC, ये वाला इसको लो जरा, सॉल्ट को लो पहले। तो NaOAC, OAC से मिल जाएगा यहाँ पे आपका एसिटेट वाला पार्ट, है ना, एसिड वाला पार्ट। और इसके साथ अपन प्लस क्या कर देंगे, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर HCl। HCl अपन ने क्यों ऐड किया है, बिकॉज मेरे को क्या चाहिए,
एसिटिक आयन यहाँ से मिलेगा, H+ आयन यहाँ से मिलेगा, कंबाइन होकर आपको बन जाएगा एसिटिक एसिड HOAC बन जाएगा। उधर से सोडियम प्लस और यहाँ से Cl- आयन, ये दोनों मिलकर बना देंगे आपके NaCl। तो NaCl की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी बच्चों, NaCl की वैल्यू ये दे रखी है। NaCl अपन ने यूज किया, NaOAC सॉल्ट यूज किया और HCl यूज किया। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ी भी, इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अपन फिर माइनस कर देंगे लैम्डा इन्फिनिटी फॉर NaCl, बस इसको मार दो माइनस, आंसर आपको मिलेगा। तो करते हैं अपन जल्दी से। तो NaOAC की वैल्यू कितनी दे रखी है? NaOAC इज सोडियम एसिटेट इज 91 आई थिंक, है ना? यस 91 है, 91.0, 91 लिख लो। प्लस सेकंड वन इज HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है? HCl लास्ट थर्ड है ना, 1 2 3 1 2 3 426 है ना, 426.2। इसमें से माइनस कर देते हैं अपन कौन सा? NaCl। तो NaCl कितना है? 126.5, 126.5 यूनिट सभी की सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर देते हैं और सेपरेट कर दें, कितना आंसर आएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना, इधर से हम लोग गया 6,017.2 लगा दो लास्ट में। यस 9 to 11 1, और आपका ये 5, और माइनस कर देते हैं अपन 126.5। इसी से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 12 - 5 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, और बाकी आपका 6 और 6 करेंगे माइनस, वो 0 हो जाएगा। देन यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना? 9, और ये आपका बचेगा 3, ठीक है ना? तो 390.7, एंड दिस इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ये कितनों का आंसर आया? 390, 390.7, 390.7 आया आंसर। तो फिर से क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लो लेवल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 396 के अराउंड आया था। देख लो आप कैसा आ रहा है, आपने आपने क्या गलती करी है, आई डोंट नो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैंने मैंने जो लिखा है वो आपको समझ में आया क्या? और क्वेश्चन बड़ा आसान था, 2 ही स्टेप में आपका फिनिश हो जाता। ठीक है, आपको सिर्फ एसिटिक एसिड चाहिए था, तो क्या करेंगे अपन? सॉल्ट उठाएंगे। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी की कुछ हो सकती है, वो ठीक है, बट आपने लॉजिक अगर अप्लाई किया है ना ठीक ढंग से, तो मैंने क्लास में आपको बताया हुआ था ना, पेपर होते समय मैंने बताया था कि इसमें से किसी को ऐड करना है, बाकी सब्ट्रैक्ट करना है, वो लॉजिक आपको अप्लाई करना था। मैंने क्वेश्चंस काफी सारे किए थे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दे रखा है पैसेज ऑफ 1 एम्पियर करंट थ्रू 0.1 मोलरिटी दे रखा है, और निकल नाइट्रेट दे रखा है, सोल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, यस इट इज सेल्फ इलेक्ट्रोड, ब्रिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू इन 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 60 सेकेंड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कितना होगा। यस, कैसे करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे लगाओ। ओके, तो रीड कर लिया आपने, अब देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऐसे लिख लो कि पहले तो रिएक्शन अगर पता है तो बेटर है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हमें बस पता है कि सर जो निकल नाइट्रेट है ना, निकल नाइट्रेट, अब इस निकल नाइट्रेट में निकल +2 की स्टेट में होगा, नाइट्रेट -1 की स्टेट में होता है। तो यहाँ से इस गिवन रिएक्शन में, इस गिवन कंपाउंड से आपको क्या दिखाई देगा कि सर जो निकल +2 होगा ना इस सॉल्ट के अंदर, ये एक्वस मीडियम में होगा। अगर क्लाइसिस है तो एक्वस मीडियम होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से जो आपका निकल +2 है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपका निकल के अंदर। तो मैंने कहा था जो जो आपकी डिजायर्ड रिएक्शंस है, अगर वो पता आपको चल रही है तो ठीक है, लिख लो, नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बाकी आपको पता है कि क्या यूज करना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपन यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको? निकल नाइट्रेट का आपको दे रखा है यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है, तो अपन इसे यूज करेंगे निकल नाइट्रेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल नाइट्रेट इज इक्वल टू, और बाकी उसने कहा है कि निकल नाइट्रेट ब्रिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू, मतलब आपको ना मोलरिटी चाहिए, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी अपन, तो निकल जो है इसके लिए भी ग्राम इक्विवेलेंट अपन यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल +2, निकल +2 मतलब निकल नाइट्रेट अपन बोल रहे हैं, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल, और इक्वल टू आपका फैराडे। फैराडे बच्चों अपन ने क्यों यूज किया है? बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर ना यहाँ पे 60 सेकेंड दे रखा है, और उसके साथ साथ में आपको एम्पियर करंट भी दे रखा है ना, इसके लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया? निकल नाइट्रेट का मोलरिटी दिया है,
तो वही नॉर्मलिटी n इंटू ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला n इंटू BML डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना। उसे अपन चेंज कर देंगे बाद में मोलरिटी के टर्म में, और जो भी टर्म कैंसिल होगा वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ग्राम इक्विवेलेंट को अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, बट मोल्स यहाँ पे है नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ये ठीक है। दूसरा क्या यूज करेंगे अपन, दूसरे क्वेश्चंस में आपको फिर से कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो फिर से n इंटू BML, ठीक है, डिवाइड बाई 1000। फ्राइडे की बात करेंगे तो क्यू को अपन रिप्लेस कर देंगे तो I इंटू टी डिवाइड बाई 96500। क्वेश्चंस में I गिवन है, T गिवन है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से इस जगह से। तो I की वैल्यू कितनी है बच्चों, I इज 1 एम्पियर एंड T कितना है 60 सेकेंड, बिल्कुल सही है, डिवाइड बाई 96500। इसे अपन सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करने के साथ इसको इससे रिलेट करेंगे और इसको इससे रिलेट करेंगे। अभी समझ में आ रहा है, इन दोनों को अपन यहाँ से रिलेट करने वाले हैं। नाउ इट इज क्लियर, यस। अब ध्यान दो कि सर नॉर्मलिटी कैसे चेंज करें, तो आपको पता है कि सर नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अब मोलरिटी बच्चों कितना दे रखा है उसका, फर्स्ट निकल 98 का 0.1, तो 0.1 और इस बैलेंस फैक्टर ही है, तो बैलेंस फैक्टर में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, तो आपको बैलेंस फैक्टर 2 मिल गया। तो ये बात समझ में आ रही है सभी को, यस। तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 0.2 आपकी नॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड वाले केस में आपको नॉर्मलिटी करना है फाइंड आउट, इसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी, तो इसकी रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको क्या करो इसकी वैल्यू को, यहाँ वाली वैल्यू को इससे रिलेट करा दो बस, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है बात, तो आंसर जो मिलेगा ना वो आंसर किससे मिलेगा, आंसर मिलेगा आपका मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर आपका 2 हो ही जाएगा, ठीक है, इंटू BML, और 1000 अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो M इंटू BL मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है, M इंटू BML में मिलेगा। और उस केस में आपका जो मोलरिटी है बच्चों, तो मोलरिटी आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इस केस में आपको से 1000 ml ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज 1 लीटर। तो फिर आंसर आपको मिलेगा सिर्फ मोलरिटी के अंदर, वही आंसर आपको टिक करना था। तो देखो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कुछ आपने रिएक्शन लिख ली, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल प्लस 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज इक्वल टू फैराडे। ग्राम इक्विवेलेंट निकल प्लस 2 की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बिकॉज उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं गया, तो छोड़ दो उसे, बेवजह लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फैराडे, सॉरी फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल। अब ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला, n इंटू BML डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे फैराडे के लिए I इंटू टी डिवाइड बाई 96500। नॉर्मलिटी को चेंज कर दो, मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर के अंदर बैलेंस फैक्टर आपका 2 है और बाकी आपका BML। जब मोलरिटी अपन निकालते हैं तो बच्चों उस समय आपका जो वॉल्यूम बाई डिफॉल्ट कितना 1000 ml हो जाता है, तो उसको अपन क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, और यहाँ पे 2 को भी अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, तो सिर्फ आंसर आपको मोलरिटी में निकल के आ जाए, ठीक है। एक तो इसका ये तरीका हुआ जो स्टैंडर्ड था, ये मैंने बताया था, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से एक तो आप सॉल्व कर सकते हो जो बहुत ही इजी है और कम टाइम में आप फटाफट से आंसर निकाल पाओगे। लेकिन एक तरीका और है जो काफी लंबा जाता है, लेकिन उसकी मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी। तो एक मेथड और रहता है, मैं दूसरे मेथड बताता हूँ कि अगर डिपॉजिट वैसे रिएक्शन जब हुई थी तो रिएक्शन में क्या हुआ था, आपने अगर रिएक्शन देखी हो तो रिएक्शन में निकल प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके निकल में कन्वर्ट हुआ था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे भी सॉल्व करते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं, मेरा मेथड तो समझ में आया ना ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से। तो इस रिएक्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है कि फॉर डिपोजिटिंग 1 मोल निकल, अगर आपका 1 मोल निकल यहाँ पे अगर डिपोजिट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ का मतलब 2 इंटू 96500 कूलॉम। चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो I कितना है 1 एम्पियर और बाकी आपका 60 सेकेंड, ये चार्ज रिक्वायर्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60 कूलॉम मिल जाएगा। अब मास ऑफ निकल डिपोजिट कितना है, तो अपन लगा सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी यहाँ पे आपका फैराडे लॉ लगा सकते हैं, तो वो होता है आपका ZIT, ठीक है, W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, ये अपन ने डिफाइन किया था। तो बाकी Z को बच्चों अपन चेंज कर सकते हैं, तो Z क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500, है ना, इंटू आई इंटू टी, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हो, डिवाइड इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताओ जरा। इसका एटॉमिक मास होगा आपका 58.69, अब फिर ये पता होना चाहिए था, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 96500।
आई की वैल्यू कितनी थी 1 और टी था आपका यहाँ पे 60, है ना, 60 सेकेंड। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये अपन ने इक्विवेलेंट वेट निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा अपन ये मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अपन यहाँ से करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 58.69, ठीक है। और लास्ट में 1 लीटर वाले केस में निकालेंगे तो फिर वहां से आंसर आपका निकल के आए कितना, 0.1 के आसपास कुछ मोलरिटी निकल के आती है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ना, इसकी तरफ जाना भी नहीं है आपको। जो मैंने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज इक्वल टू फैराडे, बस उतना लगाओ और आंसर आपको सीधा मिलेगा, ठीक है। 0.1 कुछ आंसर आपका निकल के आएगा। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। यस, क्वेश्चन नंबर 47 को अपन देखते हैं। तो 47 सॉल्व किया, क्या आंसर आया? तो 47 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, वो दे रखा है 2.69 10⁻12 25 डिग्री सेल्सियस पे। इनोट सेल मेड अप ऑफ दिस एंड दिस। तो इनोट सेल के बारे में बोला गया। तो क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों एल एन के साथ। तो यहाँ पे था एल एन की इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, बिकॉज ई सेल 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, डिवाइड बाई आर इंटू टी, ठीक है ना। यस, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन डिस्कस किया था। यहाँ से के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। टी जे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में चेंज करेंगे अपन, तो 298 केल्विन हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, एस आर से एस आर प्लस 2 में जाना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके ट्रांसफर, मैग्नीशियम प्लस 2 से मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो एन की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। फैराडे होगा 96500। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्वेश्चन के अंदर बच्चों बात किसमें की जा रही है, 2.69, वो तो कांस्टेंट है, कहीं यूनिट नहीं दिख रहा है, यूनिट एक सेकंड, डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना। तो ठीक है, कुछ नहीं, आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को ना जूल पर केल्विन में कर सकते हो, जूल पर केल्विन में 8.314। तो आर की वैल्यू 8.314, हमें दो तीन वैल्यूज पता है, हमें कैलोरी के टर्म में पता है 2, जूल पर केल्विन के टर्म में पता है 8.314, 0.08 अपन लीटर एटीएम में लेते हैं, है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अपन ये ले सकते हैं यहाँ पे 8.314 आर की वैल्यू। ई नॉट सेल आपको निकालना है, तो लगा दो यार इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो एल एन ब्रेकेट 2.69 इंटू 10⁻12, ये सर हो गया एल एन के इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2, एन की वैल्यू 2 होगी, फैराडे कितना होगा 96500, और ई नॉट सेल आपको करना है फाइंड आउट, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका 8.314 इंटू आपका 298 आपका केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करना था और आपको फाइंड करना ई नॉट सेल। समझ में आया ना, क्या था लॉजिक? अच्छा, अब इसको आप कह सकते हो सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसको लॉ को जरा सॉल्व कर लिया जाए, एल को, नेचुरल लॉ को, तो लिख सकते हैं अपन मल्टीप्लाई तो अपन एडिशन, तो एल एन 2.69 प्लस एल एन ब्रैकेट में 10 की पावर 12, है ना, इसको अपन ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसे लॉग बेस 10 में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लॉग बेस 10 करके अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। ln3, हाँ ठीक है, ln3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो बात एक है, ln3 ले लो, वो भी ठीक है ना। बाकी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 96500 और 2 का, तो कितना हो जाएगा 000, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 0 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 193000, है ना, इतना आएगा इंटू आपका ई नॉट सेल, और नीचे वाली कैलकुलेशन जरा ऐसे कर लो, 8 का मल्टीप्लाई कर लो 298 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, चलो 32, तो ये आएगा कुछ तो 24,775 के आसपास कुछ आएगा, आप चेक करना एक बार, है ना, 24,775 ये वाली वैल्यूज हो गई। बाकी इसे आप लॉग बेस 10 में लेके सॉल्व कर लो और फिर इसे कंपेयर करके ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, देखने में लग रहा होगा बड़ा टफ सा है, बट इस फॉर्मूले पे अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे ना क्लास के अंदर, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला, बस इसको ध्यान रखना है, बाकी लॉग की वैल्यू सॉल्व कर लो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ई नॉट सेल इसका कुछ तो आता है निकल के 0.3 के आसपास, 0.36, ये आपका ई नॉट सेल निकल के आएगा, ठीक है। चलो, तो समझ में आया ना क्वेश्चन करना कैसे।
लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसे करते हैं अपन। क्या होगा 46? 46 भी आसान ही है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल का मतलब बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर निकालो, वही इसका आंसर होगा। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ट फॉर 5 आवर्स। यार कुछ था नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे लगा दो, बस वही लॉजिक था। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे। ठीक है, एक कोई सॉल्ट है। अब उस सॉल्ट के बारे में आपके बोल्टन सॉल्ट के बारे में बोला है उसने कि इतना ग्राम आपका है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला? ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। आपको क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? इसमें आपको करंट दिया है और साथ में टाइम दे रखा है बेटा, तो फैराडे को चेंज कर दो। आई कितना है? 2 इंटू टी, टी टाइम, तो ये 5 आवर है, तो 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई सेकेंड में हो गया, डिवाइड बाई, है ना, ये हो गया आपका फैराडे। और नीचे आपका 96500। और साथ में आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन स्टेट, तो ग्राम बच्चों ऑलरेडी उसने दे रखा था, ग्राम कितना था? 22.2, ये ग्राम दे रखा था। और आपको चाहिए था बैलेंस फैक्टर, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? तो इक्विवेलेंट वेट अपन क्या लिखेंगे? तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली बच्चों को क्वेश्चन में दे रखा है, एटॉमिक वेट बहुत सही है 177। तो ये एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बात वो एक ही यहाँ पे है, तो 177 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई एक्स इज बैलेंस फैक्टर। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कुछ तो आंसर इसका 3 के आसपास कुछ तो आएगा, आप चेक कर लेंगे। ठीक है ना? लॉजिक समझ में आया ना? लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, करना कैसे यार, मतलब आप देखो ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगता है कि 2 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक, अगर कैलकुलेशन की स्पीड अगर आपकी अच्छी है, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, नहीं तो क्वेश्चन करते समय ना कैलकुलेशन अपने आप नहीं बनेगी आपसे। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है ना? ये अपना लॉजिक है बेटा, ये अपना ये भी कॉन्सेप्ट है ना। और बाकी कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो लंबा तरीका बताते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मतलब कुछ नहीं है उसका, उसमें टाइम बहुत लगता है, अलग अलग वैल्यूज लिखनी पड़ती है, इसमें एक साथ सारी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, तो हमारे इंटीरियर टाइप हो गए हैं सॉल्व। अब बात करते हैं अपन बाकी क्वेश्चंस की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45। 45 कौन सा आंसर किया है, जल्दी बोलो। 45 का आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इन लोगों ने किया है, बिल्कुल सही किया है। रिएक्शन आपको दे रखी थी, सी ऑप्शन कितने लोगों ने किया? ई नॉट सेल दे रखा था, तो भाई ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, माइनस में 0.059 कर लो या 0.06 कर लो, जो भी आपको, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोल्ट ये दिया है ना, तो 0.051 करना है, 0.0 कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा एन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी आपका यहाँ से हो जाएगा लॉग यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर बच्चों ने कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, तो इट मींस आपका जो ई सेल है वो जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा, और जो क्यू बच्चों है वो चेंज किस में हो जाएगा? के अंदर, बस क्यू को अपन रिप्लेस कर देंगे, के यहाँ पे लिख देंगे, वही फाइंड आउट करना है। तो सारी कैलकुलेशन दे रखी है, एक लॉग आएगा, उसका एंटी लॉग लेना, तो एंटी लॉग में क्वेश्चन यहाँ पे एंटी लॉग क्या होगा? 10 की पावर 50 कुछ तो बनेगा ऐसा, तो वही केसी की वैल्यू होगी 10 पावर 50। बहुत आसान क्वेश्चन था 45। ओके, तो ये हो गया करेक्ट, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और था आपका 44। 44 थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का था। इसने कहा था कि रिमूवल ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम मेटल्स बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने से पहले अपन बेसिक ऑक्साइड को अलग करने के लिए अपन यूज करते हैं पिकलिंग। क्या यूज करते हैं? पिकलिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आपको यहाँ पे पता चला कि किसी भी बेसिक ऑक्साइड को अपन बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होने से पहले, तो उस केस में अपन यूज करते हैं पिकलिंग प्रोसेस। तो पिकलिंग इज ए बेसिक प्रोसेस जहां से अपन ट्रैक्टिव बेसिक ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। सभी का गलत हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है? पिकलिंग बहुत लोगों ने गैल्वेनाइजिंग किया होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ, ये देखो ये मैंने क्लास में बताया था आपको, डॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाई थी ना, आपको डॉक्स चैप्टर पढ़ाया था, तो इस कंपाउंड का नाम लिखा था, और यही क्वेश्चंस बच्चों जेई एडवांस आईआईटी में पूछा भी गया है। ठीक है,
ये वहीं से क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन वहां से पूछा भी गया है। अब देख लो आप, जो कंपाउंड अपन ने लिया था वो कंपाउंड डिस्कस भी किए गए हैं। तो मैंने क्लास में बताया था ना आपको, इसका बहुत से बच्चों ने ना इसे गूगल सर्च किया, लोगों ने 0 आंसर टिक कर दिया है, मुझे पता है, बट वो गलत है बेटा। गूगल हमेशा वहां पे आंसर सही नहीं होता, ठीक है। तो इसको अपन ने, और वैसे भी मेरा मेरा जो लॉजिक है, मैंने लॉजिक आपको सिखाया था कि आप क्या इसको ध्यान रखना पड़ेगा, O2+1 की स्टेट में ब्रेक होगा, और प्लस यहाँ से मैंने कहा था ना कि इस तरह पीटी के साथ फ्लोरीन लगाए, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो ये पूरा सेक्शन माइनस में जाएगा। तो PtF6 जो होगा ना, वो माइनस के साथ अपन ने रिप्रेजेंट किया था, ये प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया था, अगर आपको याद होगा, बताओ बच्चों। और प्लेटिनम का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दिस इज दी +5, यहाँ पे कितना होता है, +5। आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, प्लस पर देखो आ सकता है x+6 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ से आपका -1, तो ये हो जाएगा -6, उधर जाएगा +6 -1 करेंगे तो x की वैल्यू +5 ही आती है। तो जब मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितना मैक्सिमम होता है, +5 यहाँ पे, ठीक है। तो +5 वेरीफाइड भी हो रहा है। तो ऑक्सीजन, जब मैंने लॉजिक बताया था कि सर फ्लोरीन अटैच्ड विद प्लेटिनम, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पूरा सेक्शन नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, और ये आपका पॉजिटिव में जाएगा बस। तो सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू +1, तो आंसर इज +1/2। तो +1/2 जिन लोगों का आंसर था वो सही था। तो गूगल गलत होता है यार, ठीक है, इसमें लोग कुछ भी डालते हैं आंसर बना बना के। तो आंसर इज सी। कितने लोगों का सी ऑप्शन सही था? शुभम, यस इट इज करेक्ट, बहुत सही, गुड 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 गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताओ इसका आंसर 42 का। 42 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, सिर्फ यूनिट बतानी थी, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ तो सी इक्वल टू क्या होता है, थर्ड ऑप्शन कितने लोगों ने किया है? थर्ड ऑप्शन क्या है, मतलब सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सी इज करेक्ट, डेफिनेटली सी करेक्ट होगा, बिकॉज सी इक्वल टू क्या होता है, सी को अपन लिख सकते हैं ऐसे K/A, देन A डिवाइड बाई L, और यहाँ से आपका CA, वो आपका सॉल्व करेंगे तो आपका वो सीमन मीटर हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका सीमन मीटर डिवाइड बाई मोल इनवर्स, और मीटर की पावर -3 और मीटर स्क्वायर, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे, मीटर मीटर, तो सिर्फ सीमन बचेगा, मीटर स्क्वायर, बाकी मोल इनवर्स बचेगा। सिर्फ यूनिट बेस्ड क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला पता होना चाहिए था और वैल्यू रख देते। सी ऑप्शन कितने लोगों का आया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत सही बहुत सही, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 बोलो, कुछ होता फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर एनोड। एनोड के लिए कौन सी रिएक्शन आपकी यहाँ पे होगी? तो हमें पता है कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। और गैल्वेनिक जब कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस इट इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल आपको पता है कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक, ये तो समझ में आ गया। बाकी आप देख लो कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, देन आंसर को टिक कर दो जल्दी से, बोलो बच्चों। तो देखो F2 कितना होगा, 0, पहले वाले रिएक्शन के अंदर वो 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन, गलत, ये कैथोड की रिएक्शन हो सकती है। +1 से हाइड्रोजन +1, इधर भी +1, नो चेंज। सेकंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपका 0 होगा इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर -2, तो 0 से -2 रिडक्शन कटा, ये भी कट जाएगा। Cr यहाँ पे +3 की स्टेट में है, वो +3 से चेंज किस में हो रहा है, +6 में जा रहे हैं, तो रिएक्शन अपन ने देखी भी, इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी रहा है, दिख रहा है साथ में, तो सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आप ही +2 से +3 में जा रहा है, देन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, हो सकता था ना, बोलो। Fe +2 से +3 में जा रहा है, आंसर तो ये भी हो सकता है। हाँ दोनों आए थे, दोनों आए थे, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ बताती है ना, वो ये कहती है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है सर उसका करा दो पहले रिडक्शन, है ना, उससे करा दो ऑक्सीडेशन, जो एलिमेंट ऊपर आता है ना, तो उसका आंसर टिक करना था फिर। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर गूगल पे ना इसके बारे में दे नहीं रखा है, सर्च बहुत किया होगा, नहीं, क्योंकि वहां पे ये रिएक्शन नहीं दे रखी है, ये लास्ट वाली रिएक्शन ना ये नहीं दे रखी थी, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके दी थी, ठीक है। तो वहां पे था नन ऑफ दीज, इसलिए अपन ने चेंज किया था, इसका आंसर होगा सी। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन तो ठीक है, बट ईसीएस के हिसाब से ऊपर कौन आएगा वो आपको टिक करना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
फिर से इस पे क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन नंबर 40, बोलो 40 का आंसर। तो कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा? तो कंडक्टेंस उसमें ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज मैक्सिमम होगा, मतलब जहां पे आयंस मैक्सिमम होंगे। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? और हमारे पास सारे के सारे एसिड्स गिवन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब एसिड्स हैं आपके। तो इन सब एसिड्स में सबसे अधिक आयंस कहाँ पे मिलेंगे, वो आंसर आपको पहले तो वो देखना है, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेबिलिटी का भी लॉजिक लगाना होता है। तो आयंस देख लो, तो इसमें कितने आयंस बनेंगे? तो एक H प्लस आयन बनेगा, बाकी ये पूरा सेक्शन होगा। इसके अंदर भी H प्लस आयन होगा, है ना, और बाकी ये पूरा होल सेक्शन होगा। इधर H प्लस आयन होगा, बाकी होल सेक्शन, H प्लस आयन, बाकी होल सेक्शन। लेकिन इसमें सब में आयंस तो आपको इक्वल मिल रहे हैं, आयंस इक्वल मिल रहे हैं, तो आयंस से तो आंसर आने वाला नहीं है सर। आयंस ज्यादा अगर होते हैं तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास BaCl2 है और हमारे पास NaCl है, तो बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? आप आंसर टिक कर देना सर, BaCl2 की ज्यादा होगी, बिकॉज इसके पास 3 आयंस हैं, एक बेरिलियम है, 2 आप क्लोरीन है, 3 आयंस हैं। इसके पास सर कितने हैं? 2 आयंस है। नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, बट आयंस यहाँ पे सभी के बराबर है। तो अपन फिर बच्चों चेक करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी का लॉजिक। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे O माइनस होगा, H प्लस बाहर चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि H प्लस आयन कहाँ पे फास्ट रिमूव होगा? किस एसिड में H प्लस आयन काफी तेजी से रिमूव होगा, मतलब मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक का मतलब वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। तो सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस अगर आप चेक करोगे तो इन कॉन्जुगेट बेस में इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। क्यों? इसलिए होने वाली है बिकॉज जो बच्चों फ्लोरीन है, फ्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है -I इफेक्ट के लिए। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को काफी तेजी से विड्रॉ करेगा। और दो फ्लोरीन लगा रखे हैं, तो ये माइनस यहाँ पे होगा, फटाक से 0 पे पहुंच जाएगा। और माइनस को 0 पे जहां पे तेजी से पहुंचेगा उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां से उतना तेजी से फायरिंग ऑफ H प्लस आयन आपको देखने को मिलेगा, व्हिच वन इज मोर एसिडिक। तो अपन जहां पे ज्यादा से ज्यादा तेजी से H प्लस आयन निकलेगा, जहाँ पे जो एसिड्स हैं जल्दी आयोनाइज होंगे, तो उसकी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा होगा आपका? C ऑप्शन। कितने लोगों ने C ऑप्शन किया था? यस, C ऑप्शन इज करेक्ट। तो रीजन बड़ा क्लियर सा है। थोड़ा सा मैंने इसमें एडवांस सेक्शन को डाल के थोड़ा सा, हालांकि मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एक्सटेंड कर देता हूँ ना क्वेश्चन को, मैं जानबूझ के एक्सटेंड करता हूँ। चलो ओके, ये क्वेश्चन तो यार आया था, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने क्विज में, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था हमसे पहले भी। क्वेश्चन नंबर 38, बट बाकी 39 तो आसान था। बोलो 39 का आंसर क्या आएगा? 39 इज वेरी इजी। 39 क्विक आंसर आना चाहिए यार अभी तो। देखो यार डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है -nRT, n मतलब 1 मोल ले लो, -R×T ln K, और इसकी ही वैल्यू होती है -NF E सेल अपन, या E0 सेल अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा जी इज लेस देन 0। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दैट्स व्हाई डेल्टा जी इज लेस देन 0। ओके, डेल्टा जी लेस देन 0, तो व्हाट अबाउट के? तो के को अपन यहां से रिलेट करा सकते हैं कि डेल्टा जी सर नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस में R×T ln K, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी आपका 0 होना, 0 से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ से बताओ ln K कैसा होगा? अभी ये माइनस में है, अगर उल्टा कर देंगे तो ऑब्वियसली उल्टा करेंगे, तो यहाँ से ln K प्लस लेके आओ तो इट इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया यहाँ से रीजन? तो ln K जो है के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू अगर अब उसको भी निकाल दो, ln K को निकाल दो, तो के इज ग्रेटर देन 1 निकल के आएगा लॉग के हिसाब से, के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसी तरीके से अपन अगर E0 सेल की बात करें तो वो आपका -NF E0 सेल, तो दिस इज लेस देन 0, E0 सेल इज लेस देन 0, तो इट मींस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो E0 सेल कैसा आता है? ग्रेटर देन 0 निकल के आता है। तो चेक कर लो कि आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सारी कंडीशंस क्लास में हुई है बेटा। E0 सेल कैसा होना चाहिए?
सेल की वर्किंग कंडीशन, नॉन वर्किंग कंडीशन बताया था हमने, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के नेचर में। ई से ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बाकी आपका होना चाहिए के ग्रेटर देन 1, के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी तो सभी को पता होता है कि निगेटिव होना चाहिए। आंसर इज ए। कितने लोगों ने ए ऑप्शन किया? अब बोलो। अब इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर उस केस में डेल्टा जी तो निगेटिव में होता है, के ग्रेटर देन 1। ई नॉट सेल हमेशा, मैंने बोला है कि सेल वर्किंग में स्पॉन्टेनियस में तो ई सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कैथोड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बोलो जल्दी से। 38, 38 में which one of the following graph correctly represent the change in electrical conductivity as copper second carbonate is gradually added to dilute sulfuric acid? तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने के बाद क्या बनाएगा? 2H+ आयन में जाएगा, और साथ में होगा H आपका सल्फेट आयन, SO4- 2 आयन। ठीक है, SO4-2। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि इसको अपन ने ऐड कर रहे हैं कॉपर कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो जब कॉपर कार्बोनेट ऐड करेंगे तो होगा क्या वो समझ लो। तो CuCO3 के साथ अपन ने लिखा H2SO4, तो रिएक्शन क्या होगी वो देखते हैं। तो रिएक्शन आपकी बनेगी कॉपर+2 यहाँ से, सल्फेट यहाँ से, तो बनेगा कॉपर का सल्फेट। एक तो ये आंसर बनेगा प्रोडक्ट। कार्बोनेट है तो बच्चों का CO2 गैस रिलीज करेगा, बाकी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा। ये होल रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप H2SO4 को बच्चों ऐड करोगे विद दी कॉपर कार्बोनेट। नाउ इट इज क्लियर। अब हमें पता है कि सर आयनिक मोबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे H+ आयन मिल रहा है ना, ये सल्फ्यूरिक H+ आयन मिल रहा है, तो H+ आयन मिलने की वजह से आपको मैंने बताया था क्लास में कि आयनिक मोबिलिटी बच्चों सबसे अधिक किसकी होती है? लाइटेस्ट आयन इज द H+ आयन। तो H+ आयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे अधिक होती है, ये भी आपको पता है, कंपेयर टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cu+2। भाई Cu+2 भी यहाँ पे मिलेगा ना, तो Cu+2 कंपेरिजन में H+ आयन की आयनिक मोबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा? तो पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि सर H+ आयन मैक्सिमम तेजी से मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में तो आपकी इंक्रीज ही होगी ना, कि डिक्रीज होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में डिक्रीज, डिक्रीज, एक सेकेंड। आयनिक मोबिलिटी H+ आयन की अधिक है ना Cu+2 से, और Cu+2 विल डोमिनेट, या Cu+2 के साथ आप H2SO4 मिला रहे हो, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? स्टार्टिंग में डिक्रीज होगी, और स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट आपकी डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जब डाइल्यूट H2SO4 आपका एक्सप्लोइड होगा ना, तो उस केस में Cu+2 के साथ, तो फिर उस केस में वो एक कंसिस्टेंटी मेंटेन हो जाएगी, बिकॉज वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, डिक्रीज देन कांस्टेंट, वो सैचुरेशन पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही शो हम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज किस में हो रहा है? तो ABC तीनों में हो रहा है यार, डी तो नहीं होगा, डी तो कैंसिल ही हो गया। पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया। डिक्रीज कांस्टेंट ये दोनों है, तो डिक्रीज कांस्टेंट के हिसाब से या दोनों लग रहे हैं, बट इतना तेजी से डिक्रीज तो नहीं होगा यार, ऐसा तो लग रहा है नहीं कि ए और सी में कैसा है, तो काफी तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं ना ऑप्शंस में। मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर, वैसे तो ए और सी दोनों होना चाहिए, बट अगर सिंगल चॉइस की बात करेंगे तो पहले तो स्लाइटली डिक्रीज करेगा, देन थोड़ा डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, वो इतना डिक्रीज नहीं करेगा, तो सी भी गलत होगा सिंगल चॉइस के हिसाब से, ए सही होगा। अगर मल्टीपल चॉइस पे जा सकते हैं तो फिर सी हो सकता है एक बार पॉसिबिलिटी में, ए और सी। बट सिंगल चॉइस की बात करेंगे तो ए ऑप्शन डेफिनेटली मोर एक्यूरेट माना जाएगा, बिकॉज स्लाइटली डिक्रीज होगा फिर उसके बाद कांस्टेंट। ए ऑप्शन कितने लोगों का है वो सही है। ओके, अब आते हैं इस साइड में, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल डाटा आपको दे रखा है सारा का सारा, और बच्चों यहाँ से कॉलम मैचिंग है, सबकी नोट सील दे रखी है। अब जल्दी से आंसर बता दो, अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ यहाँ पे। बोलो क्या क्या आंसर आएगा सभी का, क्योंकि इसमें इनोट सेल निकालना यार, इनोट सेल के लिए तो कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉलम में मैचिंग है। इनोट सेल फाइंड आउट करो और मैच कर दो कॉलम, आंसर को टिक करो। यस,
डी ऑप्शन, डी ऑप्शन किया काफी लोगों ने। बी ऑप्शन भी किया है। यस, डी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है वो सही है। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जिन लोगों का है, इट इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपको पता है कि जो डी ऑप्शन में बात कर रहे हैं, देखो पहले ए में क्या दे रखा है उसने, ई नॉट एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में जा रहा है। ई नॉट एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन है ई नॉट, ये वाला पोटेंशियल उठाओ फर्स्ट वाला, प्लस थ्री से प्लस टू और प्लस टू से एफ ई, ये दोनों उठा लो और इनको सॉल्व कर लो। तो मैंने कराया था ना सॉल्व करना, कि दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तीसरी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आंसर निकालना है इसके लिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना इजी ट्रिक क्या थी, बोलो। एक नीचे वैल्यू आ जाएगी, और नीचे वैल्यू कौन सी आएगी, इसमें चेंज कितने का है, प्लस थ्री से एफ ई, प्लस थ्री से एफ ई में जाना, मतलब प्लस थ्री से जीरो में जाना, तो थ्री का चेंज नीचे लिख लो, ऊपर बोलो। तो इस फर्स्ट एक्शन में चेंज कितने का है, प्लस थ्री से प्लस टू, मतलब वन का चेंज है, तो वन लिख लो। ठीक है, बीच में साइन क्या आएगा अभी देखेंगे बाद में। सेकंड रिएक्शन में क्या दे रखा है, ई नॉट एफ ई प्लस टू से जीरो में जा रहा है, तो यहाँ पे टू लिख लो। टू और वन में क्या करेंगे, थ्री प्लस थ्री आ जाए, टू और वन में क्या करें, प्लस थ्री आ जाए, तो सर प्लस का प्लस एडिशन कर दो इसमें, और इनकी वैल्यूज गिवन है, तो वन के मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 0.77 का, और टू में मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, जो उसका पोटेंशियल गिवन है 0.44, वो भी आपके माइनस के साथ। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है भाई, डेल्टा जी के बेस पे सॉल्व मत करना, ये मेरा इजी कॉन्सेप्ट है, ईवी कॉन्सेप्ट है ना, इसे ध्यान रखना। मैंने कैसे किया फिर सुन लो। देखो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तीसरे को करना है फाइंड आउट। ठीक है, मैंने कैसे पहचाना कि सर एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में जाना है ना, तो एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में आने के लिए यही तो दो रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट सेकंड ऊपर की स्टार्टिंग की दोनों। तो अब निकालना है इसका आंसर, तो प्लस थ्री से एफ ई, प्लस थ्री से एफ ई मतलब जीरो में जाना, तो थ्री का चेंज नीचे लिख लो, चेंज नीचे लिख लो। ऊपर देखो ये थ्री कैसे आना चाहिए, ऊपर के चेंज के हिसाब से। तो पहले में चेंज कितने का आया, थ्री से टू में जाना, वन का चेंज आया। यहाँ पे प्लस टू से जीरो में जाना, तो यहाँ टू का चेंज है, टू और वन में क्या करेंगे, थ्री हो जाए, तो एडिशन करेंगे ना, इसलिए प्लस का साइन आ गया। बाकी इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है उनको रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आएंगे। इस तरीके से फर्स्ट का ऑप्शन हो गया। ऐसे अपन सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड एंड फोर्थ सबको सॉल्व करेंगे। अरे समझ में आ रहा है, तो डी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है वो सही है। बाकी इसमें देखेंगे, बी ऑप्शन भी देख लो एक बार। बी ऑप्शन में दे रखा है आपका ई नॉट वाटर मॉलिक्यूल से 4H प्लस आयन और 4OH माइनस आयन, तो कौन सी रिएक्शन ली जाए, बोलो जल्दी से। दो ही रिएक्शन दे रखी हैं, एक तो -1.23 वाली दे रखी है, एक 1.23 वाली दे रखी है, 0.40 वाली, ये दोनों दे रखी है, इन दोनों को लेना है आपको। और उसमें भी क्या करना है, उल्टा करना होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि आपको आंसर निकालना है H2O से कन्वर्ट करना, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। जब अपन रिएक्शन उल्टी करते हैं तो ई नॉट की वैल्यू बदल जाती है, तो फिर ऊपर वाले रिएक्शन के लिए जो ई नॉट हो जाएगा वो माइनस में 1.23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 1.23 माना जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करना है। अब समझ में आया ना, बस। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन था Cu प्लस टू से Cu प्लस वन में जाना, Cu प्लस टू से Cu प्लस वन, मतलब ये रिएक्शन उठानी पड़ेगी। Cu प्लस टू से Cu, तो नीचे वाले को उल्टा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -5, ये प्लस वाला माइनस में 5, माइनस में 0.52 लिया जाएगा। रिएक्शन उल्टी करो फिर सॉल्व करो। और लास्ट में पूछा उसने Cr प्लस थ्री से प्लस टू में जाना, Cr प्लस थ्री से प्लस टू, मतलब ये वाला। इसमें Cr प्लस थ्री सही दे रखा है, लेकिन Cr प्लस टू से उल्टा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू जाएगी प्लस में 0.91, और फिर इसको सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया, डी ऑप्शन, लॉजिक बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 की बात कर लेते हैं। तो 36 में आपको दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये भी आसान था यार, बोलो आंसर कौन सा आएगा। बी ऑप्शन, सी का पी, डी का एस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है शुभम, यस। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग इनेट इलेक्ट्रोड, एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग इनेट इलेक्ट्रोड ना, तो इसका मतलब वहां से अपन रिलेट करेंगे किसको, क्यू ऑप्शन को ना, क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड, क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड,
यस। उसके बाद बैरी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनी सेल यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ये सब क्लास में हुए हैं। तो मर्करी इलेक्ट्रोड वाले केस में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, मेटल का लॉस एनोड है ना। इन सबको आज में 50% H2SO4 सॉल्यूशन, तो 50% H2SO4 सॉल्यूशन अगर आपका रहेगा तो इसके इसमें कंपाउंड विद पेरोक्साइड बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। अरे पेरोक्साइड बनता है ना, H2H2O7 बनाया था ना भाई, याद होगा, H2H2O7 ना, पेरोक्साइड लिंकेज, मार्शल एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, वो वाला टिक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बोलो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 35 कौन सा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, ए ऑप्शन किया है किसी ने, धनाश्री ने ए ऑप्शन किया है। ए का आर, बी का एस, सी पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है डेफिनेटली, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज डी भी डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ। अल्फा होता है लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम इंफिनिटी, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ वो कम होता है। और रेजिस्टेंस होता है आपका एल बाई ए, और डिक्रीज होता है वो भी डाइल्यूशन के साथ। बेसिक से लॉजिक्स है वो आपको ध्यान रखने, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 हो गया है, यस। बाकी क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा गया, 1 मोल ऑफ Al+3 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फ्राइडे, सब लगाते जाओ वही सब है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फ्राइडे सब के लिए वही अप्लाई होगा, एफ की वैल्यू बतानी है, एफ के टर्म में आंसर। 34 कौन सा ऑप्शन किया है, ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखे, तो आप लिख लो यहाँ पे, ए का ऑप्शन क्या होगा, ए का ऑप्शन आएगा क्यू, अब चेक करो, बी का ऑप्शन आएगा आर, ठीक है, सी का ऑप्शन आएगा एस, और डी का ऑप्शन आएगा पी। चेक करो यही ऑप्शन था सभी का, देख लेते हैं, करेक्ट है, यस ठीक है, तो फिर यही ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन पैराग्राफ टाइप, ठीक है। तो पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चन है ना, वो मैं क्या करूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस।